हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह। वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा एक और बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक की, दैट इज लाइट, है ना। इसमें हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्शन की आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, कैसे होता है, और फिर हम इसके जरिए हम कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते रहे। ऑलराइट, चलिए तो जल्दी से मुझे एक बार अपडेट करेंगे एंड इसके बाद हम लोग इस सेशन को शुरू कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो जल्दी जल्दी अपडेट कर दीजिए एंड फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग रेडी हैं तो मैं आपको एक अपडेट दे दूं, और वो अपडेट ये है कि सीबीएसई के सभी सब्सक्रिप्शंस पे, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक, जो कि आप 12 मंथ 6 मंथ्स या फिर 18 मंथ्स में आप कंसिडर कर सकते हैं इसको, इसमें आपको मिल रहा है अभी 25% तक का ऑफ। जी हाँ, ये 25% तक का ऑफ आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी कराने वाला है। कैसे भाई? तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑफ नहीं है बेटा, ये आपके लिए एंट्री टिकट है जिसमें आप एंट्री लेने के बाद में हमारे एप्लीकेशन पर आ करके और ज्यादा इंटरैक्टिव वे में बेहतरीन तरीके से आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करने वाले हो। साथ ही साथ आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल रिवीजन सीरीज, मल्टीपल बैचेस के आपको इसमें मिल जाते हैं एक्सेस। पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर के आएंगे भाई लास्ट में, है ना, एंड उसके साथ साथ में स्पेशल डाउट सेशंस भी लेकर के आएंगे आपके लिए। तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और क्लास 10th स्टार्ट कर चुके हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बेहतर तरीका, इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला है आपके लिए। एंड बहुत जल्द आपके समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि भाई आपको है ना बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी शुरू करनी है, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और शुरू कर लो अपनी तैयारी को। राइट, चलिए तो बढ़े बेटा हम अपने टॉपिक की तरफ, है ना। उसके पहले एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो कि अगर ये सारी बातें आपको समझ में आई है एंड सब कुछ क्लियर है, तो एक जल्दी से थम्स अप दो। फिर इसके बाद में हम लोग इनिशिएट कर लेते हैं आज के सेशन को, शुरू करते हैं, हम समझते हैं रिफ्रैक्शन को। ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन है क्या, ठीक है ना। हम लोग बात करने वाले हैं आज किसकी, रिफ्रैक्शन की। तो ये है क्या, हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं ना। ये टर्म जब भी आपके सामने आएगा, मैं आपको है ना कुछ अलग तरीके से रिफ्रैक्शन तक लेकर के चलने की कोशिश करूं। थोड़ा सा मेरी बातों को सुनना, फिर मैं रिफ्रैक्शन की तरफ ले आऊं। मैं कहता हूं कि हम लोगों ने जब शुरुआत में डिस्कस किया था इस टर्म लाइट को, तो मैंने कहा था कि बेटा ये जो है ना ये डुअल नेचर का है। कैसा है? ये डुअल नेचर का, बिल्कुल अपने दोस्तों के जैसे, है ना, वो भी डुअल नेचर के होते हैं। तो ये डुअल नेचर का है बेटा। एक नेचर है इसका क्या, तो एक है इसका वेव नेचर, और एक है इसके पास में वो है पार्टिकल नेचर। अब भैया जी मेरे को ये समझ में आया था कि वेव नेचर के कारण ये किसी भी सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर जाएगी, और जिस सॉलिड मीडियम से ट्रैवल कर जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, है ना। उस मीडियम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। दूसरी तरफ मुझे समझ में आ रहा है कि ये पार्टिकल नेचर है ना। पार्टिकल नेचर होने के कारण क्या होगा बेटा, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल करने में सक्षम होंगे। लेकिन समस्या ये आ रही है कि ये पार्टिकल्स जब किसी सॉलिड में से या किसी मीडियम में से ट्रैवल करेंगे, जो नहीं है सॉलिड ही, लिक्विड हो, गैस हो, मतलब किसी मीडियम में से, वैक्यूम छोड़ करके किसी मीडियम से ट्रैवल करेंगे, तो ये पार्टिकल्स भले ही बहुत ही छोटे हों, लेकिन मीडियम की डेंसिटी विल डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट। आई होप मेरी ये बात समझ गए। वैक्यूम में जब चलेगा तो इन पार्टिकल्स को कोई लेना देना नहीं, भैया चलने दो। लेकिन जैसे ये पार्टिकल्स किसी मीडियम से होकर के ट्रैवल करेंगे, तो ये पार्टिकल्स किस स्पीड से जाएंगे ये डिसाइड करता है वो मीडियम। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि भैया सुनो ना, आपको है ना गाड़ी चलानी है ना, और अपने दोस्त को भी पीछे बैठाना है, और दोस्त भी अपना पता है अजीबो गरीब, दोनों हाथ ऐसे खोल करके ऐसा जूम 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 करके चलने वाला दोस्त। अभी क्या करें? तो मैंने कहा एक ऐसा रोड सेलेक्ट करो जो बिल्कुल खाली हो, तो दोनों हाथ ऐसे करके चलने तो जुम जुम, कोई दिक्कत नहीं। खाली रोड है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही। लेकिन मैंने थोड़ी सी कंडीशन बदली। मैंने कहा कि भैया सुनो ना, खाली रोड तो ठीक है, एक ऐसा हाईवे है जिसमें बहुत दूरी दूरी पर कुछ कुछ लोग मिलते हैं, जैसे एक अभी मिला तो एक 3-4 किलोमीटर बाद मिलेगा, एक और 3-4 किलोमीटर बाद, तो ये भी तो वो खाली रोड जैसा ही हुआ ना, है ना। तो पॉइंट आपको समझ में आया। अगला जरा कंडीशन समझ। तो भैया वो रोड चलते 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 गया, और एक ऐसी जगह आई जहां पर क्या है बेटा, क्राउडेड एरिया है, बहुत सारे लोग कलेक्टेड है ना।
तो भाई जैसे वो क्राउडेड रोड आएगा, मतलब लोग आ जाएंगे, मार्केट जैसा आ गया कुछ, तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर मेरी बाइक की स्पीड स्लो हो जाएगी। वैसे बाइक स्लो ही चलाना, और क्लास 10th में तो बाइक मत ही चलाना, है ना, माइनर्स के लिए नहीं है बेटा, बट स्टिल समझने के लिए लेट्स। तो भाई क्या हुआ, बाइक क्या करेंगे, स्लो होगी, और जो दोस्त मेरा ऐसे हाथ करके ऐसा ऐसा जुम जुम कर रहा था उसके हाथ भी सिमट जाएंगे। ये बात समझ में? जब खुला रोड आएगा फिर से बाइक की स्पीड बढ़ेगी और दोनों हाथ दोस्त पीछे खोल करके ऐसा लहराता हुआ चलेगा। लेकिन जैसे भीड़ भाड़ आएगी फिर से हाथ समेटेगा और मेरी बाइक की स्पीड भी कम हो जाएगी। मतलब मैं बाइक कितनी स्पीड से चला सकता हूं, कौन डिसाइड हो कर रहा है भैया? रोड। तो मैं भी वैसे ही कह रहा हूं कि लाइट के पास वो पार्टिकल नेचर है, इन पार्टिकल्स को चलना भी है, और पार्टिकल्स चलेंगे वेव के फॉर्म में। लेकिन समस्या कहां आ रही है, किधर दिक्कत आ रही भाई? तो दिक्कत इधर आ रही है, जरा देखना, ये मीडियम। तो सबसे पहले मीडियम को समझते हैं ना। ये देखो, दो तरीके के मीडियम हम लोगों ने कंसिडर किए हुए हैं बेटा। एक मीडियम कहलाता है हमारा रेरर, और दूसरा मीडियम कहलाता है हमारा डेंसर। रेरर मीडियम का मतलब होता है पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर फार अवे। इसका मतलब क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर जी इसका मतलब होता है लो डेंसिटी। कैसा होगा मीडियम? लो डेंसिटी का। दूसरी तरफ डेंसर बोला तो मतलब क्या? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर। तो मतलब यहां पे क्या बोलोगे बेटा? तो इसको आप बोलोगे हाई डेंसिटी। ये डेंस से याद रखो हायर डेंसिटी, और इससे आप याद रखो लोअर डेंसिटी। सॉरी, एक तरफ आपको समझ में हायर डेंसिटी, दूसरी तरफ आपको समझ में आ रहा है लोअर डेंसिटी। बात समझ गए? हायर डेंसिटी का मतलब क्या? तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजर है, मतलब वो भीड़ भाड़ वाला इलाका, वो भीड़ भाड़ वाला रोड। लोअर डेंसिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि भैया दूर दूर है ना, पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर। अब एक बात बताना, इन दोनों के बेसिस पे मैं यहां पे बनाता हूं, ये देखना, ये एक मीडियम के पार्टिकल्स हैं, है ना, उनका स्ट्रक्चर है। मैं ऐसे ही जनरली एक रफ स्कीमेटिक बना, इधर साइड में भी मैं बनाता हूं बेटा ये ऐसा। अब जरा एक लाइट बीम को ट्रेवल करा के दिखाओ। एक लाइट बीम ऐसा चला, ये जाके टकरा गया, ये रह गया। एक लाइट बीम चला, ये निकल गया। एक लाइट बीम चला, ये ऐसा ऐसा ये निकल गया। ये एक लाइट बीम चल रहा है, ये जाके टकरा गया। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये जाके टकरा गया। ये एक लाइट बीम चला, ये निकल गया। आपको क्या समझ में आ रहा है? इनिशियली जहां से मैं लाइट बीम्स को इंसर्ट करा रहा था वहां पे लाइट बीम्स ज्यादा थी और इधर साइड में कम पहुंचे, मतलब कुछ टकरा करके रह गई। और इधर साइड में क्या हो रहा है बेटा? तो इधर साइड में मैक्सिमम निकल गई। ये लो, ये निकल गई। ये एक ऐसा भी गई, ये देखो निकल गई। ये एक लाइट ऐसी भी जा रही है, ये लो निकल गई। ये लाइट जा रही है, ये निकल गई। ये लाइट जा रही है, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की लाइट जा रही है, सब निकल। तो रेरर में भाई मुझे चलने में तकलीफ कम हो रही है, लेकिन डेंसर में मीडियम के पार्टिकल्स मेरी स्पीड भी कम कर रहे हैं, है ना। मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर दे रहे हैं? मेरी स्पीड को कम कर दे। तो मतलब हाई डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट क्या क्या होगा? डिक्रीज। और यहां पर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज। लेकिन एक बात और सुन लो, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? वो उतनी ही जाएगी मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम। ये एयर और वैक्यूम में मैक्सिमम होती है, एंड द वैल्यू इज सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको याद, लाइट कितने की स्पीड से चलने वाली है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ही चलने वाली। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है बेटा, तो चल अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, एंड हम जरा डिस्कस करते हैं फिर
तो ये रिफ्रैक्शन वर्ड जो यूज कर रहे थे, इस रिफ्रैक्शन वर्ड का क्या मतलब हुआ? तो इस रिफ्रैक्शन वर्ड का सीधा मतलब यही है कि अगर एक लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एक लाइट बीम मान लो रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो चेंज ऑफ स्पीड के कारण वो लाइट बीम बेंड हो जाती है। यही बेंडिंग ऑफ लाइट जो है ना, इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। आप देखो क्या कह रहा हूं मैं, जरा मैं बोलता हूं। यहां पर रेयर और डेंसर के एक दो एग्जांपल्स कंसीडर कर लेता हूं और उसके बाद में मैं इस पे आता हूं। तो जैसे आपको घर से नहीं पता होगा क्या डेंसर क्या रेयर, अगर आपको कंपैरिजन दिया गया वाटर एंड एयर, तो वाटर जो है ये कैसा हो जाएगा बेटा? ये रेयर, सॉरी ये डेंसर, और ये एयर जो है ये है रेयर। ऑब्वियसली बेटा एयर है मतलब वो गैस है, और वाटर है मतलब वो लिक्विड है। लिक्विड है यानी उसकी डेंसिटी हाई होगी। एयर है मतलब वो गैस है, उसकी डेंसिटी लो। सेकेंडरी अगर मैं इसी इसी के जैसा लिखता हूं, एक जरा देखना, ग्लास एंड वाटर, देन व्हाट? यही वाटर इस बार रेयर हो गई और ये ग्लास डेंसर हो गई। मींस हु विल डिसाइड रेयर एंड डेंसर? तो मैंने कहा ऐसे नहीं पता चलता भाई, जब आप कंपेयर करोगे किसी दो चीज को तब पता चलेगा कौन रेयर है कौन डेंसर है। यही वाटर पहले डेंसर था, अभी रेयर है क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है? ग्लास से हो रहा है। तो सॉलिड से जब कंपेयर करोगे तो लिक्विड कैसा होगा? रेयर हो जाएगा। लेकिन एयर से जब गैस से कंपेयर करोगे तो वही लिक्विड कैसा हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सी, मैंने बोला इधर बना, एक ये ऐसा सरफेस, ये क्या बेटा? एक सरफेस, ऊपर है मीडियम जो है वो है डेंसर, और नीचे ये जो मीडियम है वो है रेयर। वो कुछ भी हो सकता। तो मैंने कहा एक वाइट, एक लाइट बीम लेकर के आओ। एक लाइट बीम हम लोग लेकर के आ रहे हैं। ये एक लाइट बीम यहां पर ये इंसिडेंट। तो इस लाइट बीम को आप क्या बोलते हो बेटा? तो ये है आपका रे ऑफ इंसिडेंस। दिस इज रे ऑफ इंसिडेंस। यहां पर बनेगा फिर एक आपका नॉर्मल। यहां पे क्या बन जाएगा? एक नॉर्मल, है ना? इस नॉर्मल का जो एंगल होगा उसको आप आई कहते हो। ये जो है दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, चल, तो ये एंगल आई हुआ। अब लाइट बीम के साथ में देखो क्या हो रहा है। ये आ रही थी डेंसर से, अब जाएगी रेयर। तो डेंसर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट कैसी थी? कम थी ना, मिनिमाइज हुई थी। तो जैसे वो रेयर में जाएगा मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आएगी? सॉरी, मैं बोल रहा हूं कि रेयर में जब थी, है ना, तो सॉरी डेंसर में जब थी तो लाइट की स्पीड कैसी होगी बेटा? तो डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो कम होगी एंड रेयर में ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा मतलब क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। चल देखो, तो मैंने क्या बोला, ये जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होने वाली है? रेयर में बेटा बढ़ने वाली। डेंसर के कंपैरिजन में स्पीड क्या होने वाली? यहां पे बढ़ने वाली। जब ये बढ़ने वाली है तो ये स्पीड कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी। इसका मतलब ये लाइट बीम चला जाएगा away from normal, and this is R. This is a ray of refraction. This is a ray of refraction. अब एक मुद्दा समझना। मैंने कुछ किया यहां पर, मैंने अपनी मर्जी से वो जो बेंड किया वो मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूं, लेकिन अभी मैंने आपको रिलेट नहीं करा। तो मैं अभी रिलेट कराऊंगा ये बनाने के बाद। ये ऊपर इस बारी हो गई बेटा जी रेयर, और नीचे हो गई डेंसर। नाउ अगेन सेम कंडीशन, एक लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है। यहां पे क्या हुई है? एक लाइट बीम इंसिडेंट हुई है। जहां पे इंसिडेंट होगी वहां पे आप बोलोगे सर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो। तो चलो यहां पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है, हमने क्या करा, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ करोगे आपको तुरंत समझ में आती है कि ये लाइट बीम क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो यहां पर ये हो गया इसका रे ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया इसका नॉर्मल। यहां पे ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज आई। अब ये जो लाइट बीम है डेंसर में आएगी तो डेंसर में स्पीड क्या होगी, कम होने वाली है ना। रेयर में अगर ज्यादा हुई है तो डेंसर में आएगी तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो डेंसर में ये कम, तो ये आगे टूवर्ड्स टू, ये आगे टूवर्ड्स टू। ठीक है, ये एंगल का मेजरमेंट नहीं मैंने बनाया, वो एरो, एरो बनाया अवे और टूवर्ड्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये बन गया बेटा आर, दिस इज रे ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज रे ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या करूं मैं, तो बड़े ही सिंपल शब्दों में कहता हूं, जरा देखो। मैंने आपको आपके दोस्त के साथ में जब बिठाया था तो मैंने उसको बोला था कि वो पीछे ऐसा हाथ खोल के बैठेगा, वो इसी के लिए बिठाया था। जब वो खुले रोड में से भीड़ भाड़ वाले रोड में, सॉरी, खुले रोड में से भीड़ भाड़ वाले रोड में आएगा, खुले रोड में से भीड़ भाड़ वाले रोड में आएगा, तो मैंने क्या बोला था कि बाइक की स्पीड स्लो होगी, मतलब रेयर से डेंसर में जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा, चलेगा ना। दूसरा मैंने उसको क्यों बिठाया था पीछे, वो इसी के लिए बिठाया था, वो उसकी जो बॉडी है वो है नॉर्मल, जो दोस्त बैठा है उसकी बॉडी क्या बेटा, नॉर्मल, और ऐसा जो हाथ खोल के बैठा है वो है लाइट। तो जैसे ही रेयर से डेंसर में आओगे, जैसे ही खुले में से भीड़ भाड़ में आओगे, उसने अपना हाथ समेट लिया, समेट लिया मतलब क्या, लाइट बीम टुवर्ड्स टू नॉर्मल, ये लाइट बीम टुवर्ड्स टू नॉर्मल। आगे बात समझ में, ये लाइट बीम क्या हो गई, टुवर्ड्स टू नॉर्मल, मतलब ये जो हाथ खोल करके ऐसे लहराते हुए जा रहा था अब वो हाथ समेट लेगा, मतलब वो अपनी बॉडी की तरफ ले आएगा, वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल हो गई। ये है बेटा रेयर से डेंसर जाने की कहानी, समझ गए। ये है रेयर से डेंसर। दूसरा क्या बोला, जैसे भीड़ भाड़ वाला रोड खत्म होगा, खुला रोड आएगा, मतलब डेंसर से रेयर में जाओगे तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, लेकिन एक लिमिट है ना उसके बढ़ने की, भाई हर कुछ ही थोड़ी। तो लिमिट जैसे मैंने लाइट के लिए बोला 3 × 10⁸ मैक्सिमम हो सकती है। खैर मेरा ये कहना है कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, और जैसे ही बढ़ेगी, खुले रोड में गया, फिर से दोस्त अपना हाथ क्या करेगा, फैला लेगा, जो समेट के रखा था वो हाथ अपना क्या करेगा, फैला लेगा। तो मतलब ये जो लाइट भी मारी थी ये क्या हो जाएगी बेटा, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी। अगर ध्यान से देखोगे दोनों में कंडीशन, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि एंगल आई इज स्मॉलर देन एंगल आर, और यहां पे कंडीशन क्या बेटा, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। समझ में आ रही क्या बात, चलो वो एंगल नहीं बनाता मैं, ऐसे लिखता आई इज ग्रेटर देन आर। क्या ये दोनों बातें दोनों में समझ में आ रही, मतलब सीधा रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर हाथ से मट जाएगा, डेंसर से रेयर हाथ खुल जाएगा, मतलब डेंसर से रेयर टुवर्ड्स टू नॉर्मल, और रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स टू नॉर्मल, और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, डेंसर है ना, डेंसर से रेयर में जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जाओगे तो टुवर्ड्स टू नॉर्मल। आई थिंक ये कंडीशन सबको समझ में आ गई है। मतलब इन दोनों में एक एक छोटी छोटी से पॉइंट अगर हम बनाते हैं, यहां पे हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, डेंसर टू रेयर, तो इसमें क्या हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां आपको मिला अवे फ्रॉम नॉर्मल, यही लाइन तो आपको याद रखनी है, और ये वैल्यू। यहां पे आपने क्या बात करी, तो यहां पर आपने बात करी, यहां पर जो आपने बात करी है, ये बात करी आपने रेयर टू डेंसर, इसको नीचे लिखता हूं मैं। तो रेयर से डेंसर वाले केस में आपने क्या कहा, तो आपने कहा कि यहां पर हो जाएगा टुवर्ड्स टू नॉर्मल। ये हो गई कहानी। आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया, आपको ये रिफ्रैक्शन टर्म समझ में आया। आई होप किसी को भी दिक्कत नहीं है इस रिफ्रैक्शन टर्म, ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं है इस रिफ्रैक्शन टर्म। अगर नहीं है तो देखो अब जरा इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो मैंने बोला जो हुआ वो लिख दो, क्या लिखा, तो हमने कहा व्हेनेवर
a beam of light, whenever a beam of light moving from one medium to another, then due to density of medium, speed of light get varied. Due to which the beam of light shifted या deviated लिख लो, deviated from their path. This phenomena is known as क्या बोलोगे बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मैंने क्या बोला? लाइट जो है उसकी स्पीड वैरी करेगी. कब? जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाओगे. और क्यों करेगी? क्योंकि मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है. चेंज इन डेंसिटी के कारण वो वैरी करेगी अपने स्पीड को. अब स्पीड वैरी होगा तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो वो बेंड हो जाएगी लाइट, वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से. और यही डेविएशन की वजह से ये आपको देखने को मिलेगा. क्लियर है बेटा? यही डेविएशन की वजह से आपको वहां पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है. आई होप ये बात क्लियर है. चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक. आओ तो थोड़ा सा आगे बढ़ते, है ना. क्या हुआ? तो भाई यहां पर हम पढ़ते हैं लॉज. क्या पढ़ते हैं हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं किसकी? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. चलो अगले पेज में बात करता हूं, है ना. यहां पे मैं बात कर लेता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ये इंपॉर्टेंट है. तो हमने जो डायग्राम बनाया था वो फिर से बना लेता हूं और मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी रखता हूं, इसलिए थोड़ा सा देखना. ये एक लाइट बीम आ रही है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. ये लाइट बीम इधर बेंड हो गई तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ गई कि ऊपर जो है वो रेयर है, नीचे जो है वो डेंसर है. दिस इज आई, दिस इज आर. तो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं जरा देखना. इनका कहना था कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों ही हमेशा होंगे एक कांस्टेंट. मतलब इनका कहना था कि इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. मतलब क्या बोला? तो इनका ये कहना है साइन आई अपॉन साइन आर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. यहां पर आपको सारी वैल्यूज पता है. ये एंगल आई जो लिख रहे हो ये क्या है बेटा? ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा? तो एंगल विच इज मेड अप बाय नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड रे ऑफ इंसिडेंस. एंड एंगल आर मतलब ये क्या है बेटा? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप. तो ये दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. मतलब ये ऐसा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू ईटा, ए कांस्टेंट. अच्छा, इसी को पता है क्या कहते हैं? एक अंकल थे, एक अंकिल जी, उन अंकिल के नाम पे इसका नाम रखा गया. क्या? तो ये होता है बेटा स्नेल्स लॉ. ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? स्नेल्स लॉ.
तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उसको दूसरे तरीके से आप समझो तो वो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंडरी यहां पर अगर मैं बात करता हूं, सेकेंडरी में बात करता हूं तो यहां पर कहते हैं कि वही जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में आपका सेकेंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में हो। एक ही प्लेन में होने का मतलब यह होता है बेटा कि जैसे अगर मैंने आपसे बात करी सेम प्लेन की कहानी, तो देखो अगर एक ये और एक ये दोनों के पीछे मैं अगर एक प्लेन पास करता हूं, एक प्लेन मतलब मैंने एक ऐसी पेज पास कर दी, चलो जस्ट वेट, ये देखो ये रिफ्लेक्शन वाले के लिए बात, ऐसा मैंने रखा तो ये दोनों इसी के प्लेन में है, ये दोनों इसी के प्लेन में। अगर मैंने इसी की जगह पे ये देखना ये दोनों एक ही प्लेन में कहलाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही प्लेन। लेकिन अगर इसी की जगह पे कुछ और तरीके बन जाए, क्या तरीके बन जाए, मैं ऐसा कर लेता हूं आपको प्लेन समझाना आसान होगा। अगर एक बात सुनो, ये ऐसा आ रहा है और ये ऐसा चला गया, देखो ये दिख रहा है आपको, ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन में नहीं, ये प्लेन में है लेकिन ये प्लेन में नहीं, लेकिन यहां पे एंगल्स तो फॉर्म हो रहे हैं। तो सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये भी आगे ऐसा उठा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर इनके पीछे से एक पेज पास कर रहे हैं तो वो सबके सब सारे ही पॉइंट्स उसी पेज में लाई होने चाहिए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, यहां पर दूसरा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो दूसरा हम लोग कहते हैं कि रे ऑफ इंसिडेंस, रे ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, नॉर्मल रे नहीं है ना, सिर्फ नॉर्मल एंड नॉर्मल, all these are laying in the same plane, मतलब इंसिडेंट रे जिस प्लेन में होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी प्लेन में होगी एंड जो नॉर्मल है वो भी उसी प्लेन में होगा, इसका प्लेन चेंज नहीं होगा। ये है बेटा आपका रिफ्रैक्शन, ये है आपका क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई है, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक और चीज इसमें देखना, क्योंकि आपके बुक में तो ऐसा नहीं दिख करके ऐसा दिखेगा, तो इसको मैं अलग तरीके से ही कराता हूं बेटा, लेटरल शिफ्ट। इसका मतलब क्या है, लेटरल शिफ्ट का क्या मतलब, तो लेटरल शिफ्ट का एक सीधा मतलब है, जरा देखो सपोज आपके पास में ऐसा एक ग्लास स्लैब है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, आई हैव अ ग्लास स्लैब आल्सो, सो जस्ट वेट, I will show you. I will show you. See, this is a glass slab. This is a glass slab. Just see. ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल दिख रही। I have another refracting surface that is called prism. Just wait. This is also a refracting surface. एक ये हो गया और एक ये हो गया, लेकिन इन दोनों में देखो एक एंगल बना हुआ है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ रखता हूं तो इन दोनों में आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। इसमें आपका ये और ये प्लेन पैरेलल है, ये प्लेन इसके पैरेलल है, लेकिन अगर मैं इसमें लाइट बीम इंसर्ट करता हूं, इंसिडेंट करूंगा, तो मैं इधर से इंसर्ट करूंगा और इधर बाहर आएगी। तो ये कैसा है बेटा, ये जरा देखो, मैं इसको भी यहां पर फॉर्म कर देता हूं। सी, दिस इज अ ग्लास स्लैब बेसिकली एंड आई एम डिस्कसिंग फॉर दैट, एंड हियर इज अ प्रिज्म। अगर मैं इन दोनों में बात करूं आपसे तो जरा ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है बेटा, ये ए बी सी डी, आपके पास में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, आपके पास में ए बी पैरेलल है सी डी के, यहां पर भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, यहां पर एक थीटा एंगल भी बन रहा है, ये है आपका, छोड़िए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज, तो आपको यहां पे दिख रहा है ए सी एंड ए बी, ये दो आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। इतने की वजह से क्या डिफरेंसेस आ जाता है रिफ्रैक्शन में, जरा देखो। अगर मैंने यहां पर एक मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब एक सिंगल कलर की लाइट को इंसिडेंट कराया, चलो थोड़ा सा यूज कर लेते हैं जरा इन्हीं का, थोड़ा अच्छा दिख जाए।
एक लाइट बीम बेटा यहां पर इंसिडेंट हुई, एक लाइट बीम ये इंसिडेंट हुई है ना। चलो फिर से ले लेते हैं, एक लाइट बीम मैं फिर से ले लेता हूं, थोड़ा सा कम कर देता हूं। ये तो अंडू भी नहीं काम कर रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक। लेट्स सी, मैं इसी पे प्लॉट कर देता हूं। यहां पे आपके जैसे ये लाइट बीम आएगी, यहां पर क्या बनाओगे, तो आप यहां पर बनाओगे एक नॉर्मल। आपका यहाँ पर क्या बनना है, यहाँ पे आपका बनना है नॉर्मल। अब जरा देखना, ये जो लाइट बीम यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, ये लाइट बीम यहाँ से क्या होगी बेटा, तो ये टुवर्ड्स टू नॉर्मल है ना, ये कैसी चली जाएगी, टुवर्ड्स टू नॉर्मल। एंड जैसे यहां के बाद फिर से बाहर निकालोगे, यहां पर फिर से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और यहां से फिर से क्या हो जाएगी बेटा, तो ये चली जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसका प्रोजेक्टेड पाथ बनाता, मतलब इसको आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता, ठीक है ना, इसको अगर आगे की तरफ मैं प्रोजेक्ट करता, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के आपको कैसी दिखने वाली थी, पैरेलल। ये देखना, ये जो लाइट बीम ये जो बना रहा हूं ना, ये जो बना रहा हूं ना, ये जो है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड पाथ, है ना, किसका, इंसिडेंट रे का। अगर ये ग्लास नहीं होता तो ऐसी सीधी जाती, अगर ये ग्लास आ गया तो देखो ऊपर रेरर मीडियम है, नीचे ये डेंसर है, अगेन ये रेरर हो गया, तो रेरर से डेंसर जब गए तो देखो टुवर्ड्स टू नॉर्मल, और डेंसर से रेरर गए तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, कोई दिक्कत। तो ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट, कि भाई लेटरली शिफ्ट हो। दूसरी तरफ अगर मैं समझाऊं आपको, दूसरी तरफ यहां पे देख, एक लाइट बीम आपने यहां पर भी मोनोक्रोमेटिक है ना, सिंगल कलर की लाइट बीम आपने यहां पर इंसिडेंट करी, ठीक है, इसको अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसा निकल जाती, लेकिन ये लाइट बीम ऐसा बेंड होती है और वापस इधर निकलती। अगर आप नॉर्मल की भी बात करते हो कि सर इसमें नहीं नॉर्मल होगा, होगा बेटा, यहां पर आपका एक नॉर्मल बनेगा, यहां पर भी आपका एक नॉर्मल बनेगा, है ना, यहां दोनों जगह पे आपके नॉर्मल बने। यहां पे देखो, ये आपका एंगल आई था, ये आपकी टुवर्ड्स टू नॉर्मल आ गई, ये आर हो गया, है ना, इसको ई कह लेता हूं, ये रही आपकी, है ना, और ये हो गई आपकी रिफ्रैक्शन, देख लो। तो ये यहां पर आपको, है ना, इसको भी प्रोजेक्टेड करो पीछे की तरफ, जो ये जो रिफ्रैक्टेड रहे इसको भी प्रोजेक्ट करो पीछे की तरफ, तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको एक थीटा एंगल मिल रहा है, इसको थीटा ना लिखते हुए इसको डी लिखता हूं, है ना, इसको ये डी, यहां पर आपको मिलता है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन, इसीलिए ये अलग है आपके ये नॉर्मल ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास स्लैब से, दिस इज ग्लास स्लैब एंड दिस इज ग्लास प्रिज्म। डिफरेंस आपको समझ में आ गई कि एक में ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच में यहां पे एक एंगल है, एंड एक में हमारे पास में ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। तो जब पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आएंगी तो ये लाइट बीम जो होगी इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे का एक्सटेंडेड पार्ट और इमर्जेंट रे का पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन यहां पर इंसिडेंस और ये जो इमर्जेंट है इनके बीच में एक एंगल फॉर्म होगा। आई थिंक यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं। ऑलराइट बेटा, ठीक है, समझ में आई यहां तक की बात, है ना। और लॉज जितने भी पढ़े वो सारी चीजें यहां तक में भी वैलिड है, यहां तक में उन सभी चीजों में कुछ कमी नहीं बची, है ना, वो सारी चीजें यहां पर भी वैलिड है एज इट इज। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो एक बार फिर से मैं आपको अपडेट कर दूं, है ना, एक बार मैं फिर से आपको अपडेट कर देता हूं कि बेटा अभी तक में भी अगर आपने हमारे सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है बेटा, 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, इसके बाद में ये वापस से अपने बेस प्राइस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो भाई अभी समर वेकेशन भी आने वाला है, अच्छा सा टाइम आने वाला है, बेहतरीन तरीके से आपको स्टडी करनी है, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सब्सक्रिप्शंस और बैचेस में क्या डिफरेंसेस, तो सब्सक्रिप्शन में आपको डिफरेंस है कि यहां पर आपको मल्टीपल बैचेस के एक्सेस मिलते हैं, जैसे आपकी ही क्लास की बैच 2 बैच 3 भी जब लॉन्च होगी तो उसके भी एक्सेस आपको मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद आपको मिल जाती है आपके सारे ही डाउट सेशन, पीवाईक्यू सीरीज,
ठीक है, एमसीक्यूज की अलग से सीरीज चालू करेंगे, इन सभी सीरीज के भी एक्सेस आपको इजीली मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है ना फॉलो कर पाते हो, अपने आप को एनालाइज कर पाते हो, पूरी एनालिसिस के साथ में सब कुछ मिलता है। आप चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन ले या आइकॉनिक में कुछ और चीजें भी ऐड ऑन हो जाएंगी। तो अगर आप इसका ट्रायल लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां से जाकर के आप हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि हम कितने इंटरेक्टिव वे में हम हमारे एप्लीकेशन पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। वहां पर आप ऑडियो कॉल के जरिए एंड सीधे सीधे आप अपनी जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसकी इमेज क्लिक करके हमारे साथ में अपलोड करते हैं एंड हम वहां पर बहुत ही इजी वे में कनेक्ट हो पाते हैं एंड एक दूसरे को है ना समझ पाते हैं ऑब्वियसली, एंड एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट हो पाता है। तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस है बेटा। एक्सपीरियंस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाओ, जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड आ जाओ बैचेस में, फिर करते हैं धमाल कमाल। साथ ही साथ ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट से जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और उस लिंक के जरिए चले आओ हमारे एप्लीकेशन पर, है ना, एंड नोट्स डाउनलोड करो, सारी ही वीडियो लिंक्स पाओ जहां से आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट, चलो ये बात समझ में आई है बेटा, ये पूरी बातें समझ में आई है। किसी को कोई भी दिक्कत है तो आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, अगर आपको किसी को भी कुछ भी दिक्कत है तो जल्दी से मुझे बता दो, है ना, और अगर नहीं है दिक्कत तो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, थोड़ा समझते हैं उन क्वेश्चंस को, फिर इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, है ना, ताकि हमें इजी वे में सारी बातें समझ में आ जाए। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, किसी को भी इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चल, तो जल्दी से एक बार मेरे को अपडेट कर दीजिए, जल्दी से एक बार मेरे को बता दीजिए, फिर इसके बाद में हम बढ़ रहे हैं हमारे अगले सेशन की तरफ बेसिकली, है ना, जिसमें हम करने वाले हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ठीक है, हम क्या करने वाले बेटा, हम करने वाले हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व। तो जल्दी से बता दो थोड़ा सा, है ना, कि आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं जा रही। मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया हमारे रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन को, एंड हमने यहां पर बात कर लिया रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन को। कुछ लोगों के स्कूल में एग्जामिनेशंस एंड ऑल, यूनिट टेस्ट एंड ऑल होने की तैयारी में है, तो उनके लिए ही मैं ये अगला सेगमेंट आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं बात करने वाला हूं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की, है ना, जिसके जरिए आप अपने आप को थोड़ा सा और बूस्ट कर पाओ, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ, है ना। तो भैया चले फिर शुरू करते हैं हम हमारे क्या बेटा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। ऑलराइट, तो कह रहे हैं द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ऑब्वियसली लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, जिधर आपने कैंडल रखा उसके अपोजिट साइड में इमेज बनने वाली है। ठीक है, इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? What is the nature of image at distance of 80 centimeter and the lens? ठीक है, तो देखो एक बात समझो, सबसे पहले तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि आपने जब स्क्रीन के सामने रखा हुआ है तो इमेज जो है वो 3 times बड़ी बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो कितना हो गया भाई, 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। और लेंस के दूसरी तरफ स्क्रीन पे बन रहा है, मतलब ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है बेटा, तो वो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन को क्या लगा दो, -3। चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज इज 80 सेंटीमीटर, मतलब v की वैल्यू है यहां पर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? ठीक है, कहां पर हम कैंडल को प्लेस करें, मतलब हमें u की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बताते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज at distance of 80 सेंटीमीटर and the lens? ठीक है, तो देखो एक बात समझो, लेंस के दूसरे तरफ बन रही इमेज है ना, लेंस के दूसरे तरफ इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो ये हो गई हमारी कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉनकेव में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनती है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। m कैसा है बेटा? नेगेटिव है, m नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब है ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गई, तो ये भी हो गया हमारा आंसर। अब क्या बचा भाई, तो अब हमें u चाहिए, तो u निकालने का बढ़िया सा तरीका, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला आपको क्या सिखा था, मियो, कैट लाइक साउंड, मियो m इक्वल्स टू i अपॉन में o।
अब बोलोगे यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, अरे हाँ नहीं पढ़ा ना, ये तो मैंने याद करा था। तो फॉर्मूला लिखेंगे क्या एग्जाम में, ये लिख देंगे? नहीं, हम ये लिखते हैं m इक्वल्स टू v अपॉन u, या फिर हम ऐसा भी लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ये लिखते हैं। तो भैया ये याद रखने के लिए था सिर्फ और सिर्फ म्यू। आओ चलो तो एक बात सुनते हैं, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर ये लेंस है तो पॉजिटिव होगा और मिरर होता तो नेगेटिव होता यहां पर फॉर्मूले में। तो अब बेटा जी -3 यहां पर गिवन है, v की वैल्यू आपके पास में गिवन है 80, ये रख लो 80 अपॉन u, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया -80 अपॉन में 3। ठीक है, कैंसिल आउट कर ले तो 80 से अगर आप इसको कैंसिल करोगे है ना 3 से, तो 2 टाइम्स में चला गया है ना, 2 टाइम्स में चला जाएगा भाई है ना, 6 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 होगा 6 टाइम्स में। ठीक है, 6 टाइम्स में 18 2 26 6 चलता जाएगा, तो 26.67। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ गई बेटा नेगेटिव ऑफ 26.67। ठीक है, यूनिट किस में चला था, ये सेंटीमीटर में, तो ये भी मैं किस में लिखूंगा, सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है ना भाई, आसान है ना। मैंने आपको सिखाया था या मैग्निफिकेशन का पूरा गेम, मैग्निफिकेशन से भैया है ना चीजें पकड़ना सीखो। देखो जल्दी से एक बार फिर से देख लो, मैग्निफिकेशन की मैं फिर से बात कर लेता हूं आपके साथ में। ठीक है, क्या है बेटा मैग्निफिकेशन का गेम, तो एक बात समझो, मैग्निफिकेशन 2 रिजल्ट्स देता है मेरे लिए। एक तो देता है मैग्निफिकेशन हमारे लिए क्या बेटा, वैल्यू। ठीक है, और दूसरा देता है हमें साइन। ठीक है, एक क्या देता है वैल्यू और एक देता है साइन। साइन से हमें पता चलती है नेचर, साइन से हमें क्या पता चलता है नेचर, और वैल्यू से हमें पता चलता है उसके साइज। अब आओ एक एक हम करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं यहां पर साइन की। साइन का मतलब अगर m की वैल्यू बेटा नेगेटिव हो तो इसका मतलब है कि वो इन्वर्टेड है, और इसको याद रखना भी कितना आसान है ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा है भाई, उल्टा है तो नेगेटिव है, तो ये इन्वर्टेड। ठीक है, और इन्वर्टेड होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो रियल ही होगा, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन है रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट का। और अगर यही एम पॉजिटिव आगे, चाहे आप लेंस में हो या फिर आप मिरर में हो, आई नो इस कॉन्सेप्ट पे आपको हर बार दिक्कत होती है इसलिए मैं कर रहा हूं। तो इसका मतलब पॉजिटिव है मतलब सीधा है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। जानबूझ करके मैंने, वैसे रियल एंड इन्वर्टेड आपने याद किया है, तो मैं जानबूझ करके इसको पलट करके लिखता हूं। उससे क्या फायदा मिलता है, तो इससे ये फायदा मिल जाता है बेटा कि आपको है ना ये टर्म याद रह जाता है। कौन सा टर्म बेटा, इन्वर्टेड वाला टर्म आपको याद रह जाता है ना। इन्वर्टेड कैसा, नेगेटिव है तो इन्वर्टेड है, नेगेटिव है तो क्या है, इन्वर्टेड है। ठीक है, और पॉजिटिव है तो इरेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। चलो, तो साइन से आपको क्या पता चल गया, नेचर। अब इधर आओ, अब हम बात करते हैं वैल्यू। वैल्यू से क्या पता करनी है, साइज। तो देखो वैल्यू मतलब m का ऐसा मॉड लगा लो, तो मॉड लगाने का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। इस m का मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर, है ना, मुझे इसके डायरेक्शन से मतलब उसके साइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसकी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, इसका मतलब होता है बेटा इनलार्ज। इमेज कैसी बन रही है, इनलार्ज। आपको पता भी चलना चाहिए, देखो अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, या फिर v जो है वो ज्यादा होगा u से, तभी ये रिलेशन बन सकता है। क्योंकि m जो होता है वो होता है hi अपॉन ho। देखना जरा, अब hi की वैल्यू ज्यादा और ho की वैल्यू कम होगी तभी तो m ग्रेटर देन 1 होगा। तो चलो ये बात समझ में आ गई। दूसरा केस m जो है बेटा जी वो लेस देन 1, इसका मतलब है स्मॉल। कैसी बन रही है इमेज, स्मॉल। इसका क्या मतलब है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो छोटी रह गई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटा है, या फिर v जो है वो छोटी रह गई u से। ऑब्वियस ही बात है, m के लिए अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं जो कि होता है hi अपॉन ho इज इक्वल्स टू v अपॉन में u, है ना। ये किसके लिए बात हो गई बेटा, दिस इज फॉर लेंस। और अगर यही बात होगी मिरर के लिए, तो फिर ये हो जाएगा m इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ v अपॉन में u इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। तो ऑब्वियस ही बात है
इसका डिनोमिनेटर का गेम। देखो मैग्नीट्यूड पहले ही लगा दिया, मतलब इस नेगेटिव का कोई रोल नहीं रहेगा, नेगेटिव ने सिर्फ ये बताना है। अब चलो आखिरी केस, तो ये m की वैल्यू क्या होगी बेटा, इक्वल्स टू 1, मतलब कैसा बन गया, सेम साइज। कैसा बन गया, सेम साइज। क्या हो सकता है, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v इक्वल्स टू u। इसको याद रख लेना भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो तो आते हैं बेटा वापस से, आते हैं हम जरा वापस से। ये ठीक है, ये मामला ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ मिरर having focal length 20 centimeter is observed to be reduced 1/3 of its size. At what distance the object has been placed from the mirror? What is the nature of image and the mirror? एक बात समझो, सबसे पहली बात तो जो गिवन है वो लिखो। हमेशा ये काम क्या करना है, मैंने पिछले में भी चाहिए लिखना, मैंने लिखा ही था, बस गिवन वर्ड नहीं लिखा था, ऐसा करके लिख लो। क्या दिया है भाई, फोकल लेंथ दिया है, एफ की वैल्यू दी गई है यहां पर 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये डिक्लेयर नहीं है कि नेगेटिव की पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, मतलब मैग्निफिकेशन भी दे दी गई है, कितना, 1/3। ये क्लियर नहीं है अभी भी साइन। एट वॉट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। एक बात समझते हैं, देखो आपको यहां पर साइज रिड्यूस होती हुई मिल रही है, तो साइज रिड्यूस होने के दो केसेस बनते हैं, या तो वो कॉनकेव मिरर होगा तब भी साइज रिड्यूस हो सकती है, और कॉन्वेक्स मिरर होगा तो भी साइड रिड्यूस होगी। ठीक है, दोनों ही केसेस में साइड रिड्यूस हो सकती है, तो कोई बड़ी बात है नहीं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस 1/3 ऑफ इट्स साइज, है ना। तो एक काम करते हैं, हम जरा सबसे पहले एक सिंपली 20 सेंटीमीटर को लेकर के हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसके बाद देखते हैं क्या बनता है रिजल्ट। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास m के लिए गिवन है, मतलब इसको मैं लिख लेता हूं, m मिरर है तो नेगेटिव ऑफ v अपॉन u इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, नेगेटिव है तो v अपॉन u इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, चलो तो अब यहां पर u और v के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3v, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3v। तो चलो लगाते हैं हम जरा मिरर फॉर्मूला। मैंने सबसे पहले इसको इमेजिन किया है कि ये क्या है भाई, u की वैल्यू हमने, मतलब m की वैल्यू हमने क्या ली है, वर्चुअल ली है, ये m पॉजिटिव लिया है, मतलब इरेक्ट लिया है, वर्चुअल लिया है, और यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लोगों ने एक और पॉइंट लिया है, f जो है वो पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। चलो 1/f की वैल्यू पुट करते हैं, 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो v एज इट इज रखना पड़ेगी मुझे। ठीक है, प्लस 1/u की जगह पे लिखूंगा माइनस ऑफ 3v। ठीक है, चलो तो यहां से 1/20 इज इक्वल्स टू 3v एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 3 - 1, मतलब 1/20 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2/3v। तो क्या बन जाएगा यहां से, 3v इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू 2, v इज इक्वल्स टू 20 इंटू 2/3। तो ये हो गया 40/3। अब ये तो निकली v की वैल्यू, ठीक है, u कितना होगा, हेंस u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3 इंटू v की वैल्यू 40/3, कैंसिल कर दो, u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 40। क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो लिया है, ठीक है, v की वैल्यू वो आई है पॉजिटिव, u की वैल्यू जो है वो क्या मिल रही है, नेगेटिव। इसका मतलब ये मैं लिख सकता हूं कि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर,
कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। राइट साइड में बनी है इमेज, पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। और इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है बेटा? तो वो बनी है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्या बनी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी? चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, जरा देखना, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में f इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 20 सेंटीमीटर ले लिया, मतलब मैंने कॉनकेव कंसिडर कर लिया। मैंने क्या कंसिडर कर लिया? कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो चलो भैया थोड़ी सी आपको और प्रैक्टिस दे दूं मैं। m इक्वल्स टू क्या लिखोगे? जब अगर कॉनकेव लिखोगे तो वो रियल इमेज होगी, नेगेटिव ऑफ 1/3 लिखोगे, ठीक है। अब इस केस में आपके पास में ये नेगेटिव ऑफ v/u की वैल्यू होगी। अभी यहां से अगर मैं चाहूं, है ना, तो u की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं? तो u की वैल्यू जो मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी 3b। u कैसा मिल जाएगा मुझे? पॉजिटिव मिल जाएगा 3b। अब पॉजिटिव यहीं से मिल गया, मतलब u जो है वो राइट हैंड साइड में पुट अप करने की बात कर रहे हैं, तो यहीं पे पिक्चर खत्म हो जाएगी भाई, है ना, ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। मतलब ये एक बात समझ में आ रहा है, u को राइट साइड में देखो, सॉरी, कॉनकेव मिरर है, और अगर मैंने u पॉजिटिव 3v अगर दिख रहा है, मैंने अगर इस साइड में रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इसकी इमेज ही नहीं बननी। आगे बात समझ में? चलो, तो इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आगे आते हैं, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट? One student uses a lens of focal length 50 centimeter and another of minus 50 centimeter. What is the nature of lens and its power used by each of them? तो देखो सुनो, सबसे पहले तो हम डिफाइन पावर की बात कर लेते हैं ना। डिफाइन पावर की बात करते हैं। पावर क्या होता है बेटा? तो it is the reciprocal of फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कैसा होता है बेटा? रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। तो मतलब पावर इक्वल्स टू क्या बन गया? 1 फोकल लेंथ, ठीक है। यूनिट जो होगी इसकी वो होती है बेटा डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर, ठीक। एक और चीज यहीं पे ध्यान रखना, P इक्वल्स टू 100/f भी लिखा जाता है। कब? ये कब होगा? When f in सेंटीमीटर, जब ये सेंटीमीटर में होगा। अब चलो, अब हमको बात करनी है कि दो स्टूडेंट हैं एंड एक पहले स्टूडेंट ने 50 सेंटीमीटर दिया। देखो फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टूडेंट की हम बात करते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं। f दिया है आपको 50 सेंटीमीटर, तो p कितना हो जाएगा बेटा? 100/f। जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f। ये हो गया आपका 2 डायोप्टर। पी पार कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव ऑफ 2 डायोप्टर। पॉजिटिव ऑफ 2 डायोप्टर आने का मतलब, फोकस पॉजिटिव होने का मतलब, ये कौन सा लेंस है बेटा? तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरी तरफ ये सबको समझ में आया भी, ये कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बनता है, इसमें लाइट अगर पहले लाती है तो फोकस किधर होगा? राइट हैंड साइड पे। चलो दूसरे केस में बात करते हैं, वहां पर गिवन है f इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 100/नेगेटिव ऑफ 50, मतलब नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। क्या मिला? नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। P इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो होगा ये कैसा होगा बेटा? ये ऐसा होगा ना, कॉनकेव। क्योंकि इसके केस में लाइट भी आती है और दूर चली जाती है, हमें लगता है यहां से, तो मतलब ये क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। क्या बन गया बेटा जी? कॉनकेव लेंस। चलेगा? चलेगा, ठीक है। नेचर बता दिया है ना, और पावर बता दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ, आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? A student focused the image of candle flame on a white screen using convex lens. Obviously convex lens से ही आप स्क्रीन पर इमेज बना सकते हैं, कॉनकेव से कभी आप रियल इमेज नहीं बना सकते। He noted down the position of the candle screen and the lens as under position candle 12 centimeter, position of convex lens 50 centimeter and position of the screen is 88 centimeter. ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है? Positions of the candle screen and the lens
अंडर पोजीशन कैंडल जो है ना 12 सेंटीमीटर पर है, कॉन्वेक्स लेंस 50 सेंटीमीटर पे है एंड स्क्रीन 88 सेंटीमीटर पे। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? एक बात समझो, ये ऐसा है, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर पे क्या है भाई, 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, ये एक फिक्स पॉइंट है, इससे ये ओरिजिन होगी, यहां से 12 सेंटीमीटर पे क्या हो गई कैंडल, यहां से 12 सेंटीमीटर पे हो गई कैंडल, यहां से 50 सेंटीमीटर पे, यहां से ये 50 सेंटीमीटर पे हो गया क्या हमारा लेंस, और यहीं से हमारी जो स्क्रीन है वो है 88 सेंटीमीटर पे, ठीक है, कितने पे है 88 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है? अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ द शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन 31 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस? अगला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस 3, ठीक है। थर्ड में जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या बनानी है, एक इमेज फॉर्मेशन करनी है यहां पर, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम एक एक करके इसको, है ना, फिर से एक बार डायग्राम को प्लॉट कर लेते हैं। वैसे देखो, अगर हमने यहां पर एक एक करके, है ना, यू अगर निकालना है तो ये रही ये वाली डिस्टेंस यू, है ना, और अगर आपको v निकालना है तो ये रही v। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं एक काम करता हूं, मैं अगले पेज पे इसको प्लॉट कर देता हूं ना, मैं एक अगले पेज पे इसको प्लॉट कर लेता हूं। देखो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा ओरिजिन है जहां से सारे डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं। यहां से हमने यहां पर कह दिया कि भैया यहां पर जो है ना, ये यहां पे ये मस्त वाला ये कैंडल है यहां पे, ठीक है, ये डिस्टेंस है बेटा 12 सेंटीमीटर, ठीक, और यहां से ये जो लेंस रखी है ये है आपकी 50 सेंटीमीटर, और यहीं से जो फाइनली इसको इधर स्क्रीन मिल रहा है, यहां पे स्क्रीन है, ये आपकी 88 सेंटीमीटर। अब देखो ना कितना आसान है ये काम। यू क्या है बेटा, इसको यू कहते हैं, ये होता है आपका यू, ये यू कितना होगा तो 50 माइनस 12, और ये होती है आपकी वी, ये कितने, ये पूरे 88 में से 50 माइनस कर दो। तो चलो यहां पे शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट u आपको चाहिए, u हो जाएगा आपका 50 माइनस 12, दैट इज कितना हो गया बेटा 38। तो u इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 38 सेंटीमीटर। भैया साइन कन्वेंशन भी तो यूज करेंगे। सेकेंडरी अगर, अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेता हूं मैं, व्हाट इज द इमेज फॉर्म, हाँ ठीक, वेयर द इमेज फॉर्म, अच्छा पहले में ही है फोकल लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है, फर्स्ट में फोकल लेंथ ही ज्ञात करनी है, तो चलो u मिल गया। दूसरा v कितना मिलेगा, तो v हमने कहा 88 माइनस 50, दिख रहा होगा आपको, 88 माइनस 50 दैट इज 38 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार v जो है वो पॉजिटिव का 38 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड पे बनी है। अच्छा u v मिल गया तो f तो मिल जाएगा, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी, तो 1 अपॉन वी की वैल्यू तो 38 है, माइनस ऑफ माइनस 38, क्या बोलते, ठीक है। अब अगर ये मिल गया बेटा तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इन दोनों को जरा सॉल्व करो, है ना, तो सॉल्व ऐसा ही क्यों करना, 1 अपॉन 38 प्लस 1 अपॉन 38 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 38, इसको कैंसिल करोगे 1 अपॉन में 19, मतलब एफ की वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर, चलेगा। एफ की वैल्यू आ गई कितनी 19 सेंटीमीटर। चलो आते जरा एक बार फिर से क्वेश्चन में, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा 19 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट पोजीशन 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इसको 31 सेंटीमीटर पे, है ना, अगर आपने 31 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दिया तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, मतलब आपको एफ मिल चुका है, ठीक है। देखो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ ही शिफ्ट्स कैंडल टुवर्ड्स द लेंस
एट अ पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना है, जरा देखो, आओ दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 31 सेंटीमीटर यहां से अगर चलोगे तो यहां से कैंडल की अब नई पोजीशन है बेटा 31 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, है ना। ये आपको 31 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गया। ये यहां से यहां तक बीच की डिस्टेंस 50 थी, 50 में से 31 गायब हो गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा भैया, 50 में से 31 गायब हो गया, मतलब ये कितना है 19 सेंटीमीटर। कितना है 19 सेंटीमीटर। यानी अगर 19 सेंटीमीटर पे, सेकंड का आंसर देखो, सेकंड का, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना ज्यादा है बेटा, क्योंकि आपको पता है एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस उसमें सम्मिलित होते हैं, है ना। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 31 सेंटीमीटर, देन द ऑब्जेक्ट is far away from lens is 19 सेंटीमीटर। तो देखो u की वैल्यू आ गई बेटा 19 सेंटीमीटर, f की वैल्यू आपकी है 19 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितनी है 19 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या समझते हो, when object is kept at focus, then image formed at infinite, यानी ये v की वैल्यू कैसी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कैसी बनेगी बेटा, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज। अगर ध्यान से देखोगे तो अभी तक में कुछ कैलकुलेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगता है और हमारा आंसर बन गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ यू फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। अगर ये अभी भी नहीं मान रहा है और क्या कर रहा है भाई, और आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, इसके बाद भी नहीं मान रहा वो। देखो अभी उसने क्या किया था, अभी उसने इस केस के लिए अगर ध्यान से देखोगे तो कैंडल को ला दिया यहां पे, ये कैंडल को ला दिया कहां पर, फोकस पे। तो इससे जो लाइट भी मिलेगी, है ना, तो अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इसको बना लूं, देखो अगर मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बना लूं तो ये लाइट भी यहां से निकल करके गई, ये कहां पे है बेटा, ये यू है इसका -19 सेंटीमीटर। तो ये लाइट ऐसी पैरेलल चली गई, यानी v कहां मिलेगा, इनफाइनाइट पे, ठीक है। अभी और नहीं मान रहे और आगे बढ़ा रहे, तो थर्ड केस, और आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, इमेज फॉर्म एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और कैसा बेटा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज। आखिरी क्वेश्चन में बोला है कि उसके लिए डायग्राम प्लॉट करो। लो ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट रखते हैं हम इसके आगे, जो कैंडल है, इसको फोकस के अंदर ले चलो। जब फोकस के अंदर ले चलोगे, एक लाइट बीम ये और एक लाइट बीम ये वाली लाइट बीम और आगे निकल गई, अब ये पीछे की तरफ, इसको पीछे की तरफ, यहां कहीं पर जाकर के इमेज फॉर्म। मतलब ये जो है फोकस यहां पर है, यहां से एक लाइट बीम गई जो कि आगे निकल गई, वापस से तो कट करने नहीं वाली, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर्स जाती है वो तो सीधी ही निकल जाती है। जब मुझे पता चला कि भैया आगे की तरफ तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, तो मैंने इन सबको पीछे की तरफ बढ़ाया, एंड जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ाया, मुझे यहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिख गए। जहां पर इंटरसेक्ट किए वहां पर इमेज फॉर्म हो गई। मतलब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे क्या क्या हो गया भैया, तो ये देखो, ये हो गई आपकी u, ये हो गया आपका v, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्लियर है? तो ये हो गई हमारे फोर्थ के लिए आंसर, ये हो गया हमारे फोर्थ के लिए आंसर। देख लो एक बार क्वेश्चन देख लेते, क्या बोल रहे, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म इफ फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। बता दिया। ड्रॉ रे डायग्राम शोन इन द फॉर्मेशन, रे डायग्राम भी बता दिया और ये भी बता दिया। कैसा बन गया बेटा, वर्चुअल बन गया, इरेक्ट बन गया। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, ध्यान रखना।
ऐसे क्वेश्चंस की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। रीजन मैं आपको बता चुका हूं, एक बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते बेटा, कई छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछी जाती है आपसे।